नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और ये इस याचिका में मांग की गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, उसमें जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं उसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जाए। और इस मुद्दे पर प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। मैं पहले आपको याचिका की कॉपी दिखाता हूं। ये याचिका की कॉपी हमारे पास में है और फिर मैं आपको बताता हूं कि आज प्रशांत भूषण जी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता की है। उनके साथ में एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज भी हैं जो इस मामले में याचिका करता रही हैं। तो मैं आज इन दोनों की पत्रकार वार्ता पूरी की पूरी आपको सुनवाता हूं, कहीं कोई कट पेस्ट नहीं। शुरुआत से लेकर अंत तक जितने सवाल हुए हैं वो भी आपके सामने रखता हूं और आज प्रशांत भूषण जी ने क्या बोला। लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी गठित हो और वो एसआईटी जांच करे कि किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से इस देश में घोटाला हुआ है, किस तरह सब स्टैंडर्ड दवाइयां बेची गई हैं, घटिया दवाइयां बेची गई हैं, जिन कंपनियों से पैसा लिया उन्हें कितना आर्थिक फायदा पहुंचाया गया, क्या ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज प्रशांत भूषण जी ने अपनी बात रखी, उसके बाद अंजलि भारद्वाज जी ने अपनी बात रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। मैं आपको पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाता हूँ। ये प्रेस वार्ता हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद जो खुलासा आया वो ये दिखा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इस देश में सिर्फ देश का ही नहीं, लेकिन जैसे परकला प्रभाकर निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं वो कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया 2017-18 में, तो जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला था कि भाई हम ये इसलिए लाए हैं, ये एक गुप्त तरीका है लोगों को डोनेशन देने का पॉलिटिकल पार्टियों को, और ये गुप्त तरीका हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाए, खासकर सरकार को अगर पता लग जाए कि कौन जना किस पार्टी को पैसे दे रहा है, तो अगर विपक्ष को दिए जाएंगे तो सरकार उन कंपनियों को प्रताड़ित करेगी। ये उसका रीज़न जेटली जी ने दिया था। अब ये तो इसका रीज़न बिल्कुल झूठा निकला क्योंकि जो सरकारी रूलिंग पार्टी थी उसको शुरू से पता था कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा किस पार्टी को दे रहा है। वो इसलिए पता था क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि 1000 से लेकर 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में इशू करे जाते थे और 95% से ज़्यादा सिर्फ 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में ख़रीदे गए, यानी कि बड़े बड़े कंपनियों ने ख़रीदे। ये स्टेट बैंक को पूरी जानकारी रहती थी क्योंकि उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक नंबर था, और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई इलेक्टोरल बॉन्ड किसी को इशू करता था तो वो नंबर रिकॉर्ड किया जाता था, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करती थी तब भी वो नंबर रिकॉर्ड किया जाता था। इसके मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शुरू से ये पता था कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को दिया जा रहा है, और क्योंकि स्टेट बैंक सरकारी बैंक है तो सरकार को पता था, तो इसलिए ये तर्क तो बिल्कुल झूठा निकला। मोदी जी ने दूसरा तर्क दिया कि हम काला धन ख़त्म करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग में। वो काला धन ख़त्म कैसे किया जाएगा जबकि पॉलिटिकल पार्टियों को और कैंडिडेट्स को पैसा कैश में लेने में कोई रोक टोक नहीं है, खुली छूट है, कितना भी पैसा कैश में ले लो। और पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कुछ जो कैश में पैसा आता है उसमें उसको डिक्लेयर भी करती हैं, ये कह देती हैं, ये नहीं बताती कि किसने दिया, क्योंकि कानून ये कहता है कि 20,000 से कम, बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया कि 2,000 से कम आपको डिक्लेयर नहीं करने की ज़रूरत है। तो वो लोग कह देते हैं कि भाई हमको 1,000 करोड़ मिला
और लोगों ने छुट्टे पैसे दे दिए, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये, हमको 1000 करोड़, हम चादर फैलाते हैं, लोग उसमें पैसा डालकर चले जाते हैं, हमको नहीं पता। तो यानी कैश में पैसे लेने में ना तो पहले कोई रोक टोक थी, ना आज कोई रोक टोक है। उसमें से कुछ पैसा ये लोग अपने अकाउंट में डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमको इतना पैसा कैश में मिल गया, हमको नहीं पता किसने दे दिया, और ज़्यादातर पैसा तो डिक्लेयर भी नहीं करते। अब हम लोगों ने इसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड को। इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब ने आपत्ति जताई थी कि भाई इससे बहुत गड़बड़ होगा, लोगों को पता नहीं लगेगा, ये तो लोगों का हक है जानने का। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होगी, खूब काला धन भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दिया जाएगा, क्योंकि चाहे बैंक से लिए जाते हैं लेकिन बेरर बॉन्ड होता है, जैसे नोट होता है, 1 करोड़ का नोट है। अब आपने बैंक से तो ले लिया, लेकिन उसके बाद किसी और को दे दिया और उसने आपको कैश दे दिया और उसने जाके डोनेट कर दिया, ये भी किया जा सकता है। ये सब शंका जाहिर करी गई थी। तो हम लोगों ने 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि पहली बात तो ये जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार माना गया है, ये जानने का कि भाई कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। दूसरा कि भाई इससे घूसखोरी बढ़ेगी, क्योंकि इस गुप्त दान के ज़रिए ज़्यादातर पैसा घूस में रूलिंग पार्टियों को दिया जाएगा, अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने फेवर में पॉलिसी बनवाने के लिए, और अपने आप को ईडी, आईटी, सीबीआई से बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद इसका फैसला दिया, और जब फैसला दिया तो बहुत अच्छा फैसला दिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द कर दिया। ये तीनों आधार जिस पर हमने चैलेंज किया था, ये तीनों आधार उन्होंने माने और उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने एक और कानून बनाया गया था, उसको भी रद्द कर दिया, जिसमें ये कह दिया गया था कि कोई भी कंपनी कितना भी चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। पहले कानून ये था कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टियों को। वो कानून बदल दिया गया था उसी फाइनेंस एक्ट से, और बोल दिया गया था कितना भी पैसा दे सकते हैं, प्रॉफिट हो ना हो तब भी दे सकते हैं। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और बोल दिया कि नहीं, ये गलत है, और कोई भी कंपनी 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती अपने प्रॉफिट का। पर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये करी कि ये कह दिया कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बताए कि किसने बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। स्टेट बैंक ने पहले तो बहुत आनाकानी करी, बोला कि नहीं, हमको ये डेटा देने में अभी 4 महीने और लगेंगे, चुनाव गुजर जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, तुमको देना पड़ेगा, जल्दी देना पड़ेगा। उन्होंने दे दिया। पहले तो कह रहे थे कि हम ये मैच नहीं कर सकते, हमारे पास 2 जगह इन्फॉर्मेशन है, एक तो जिन्होंने ख़रीदा और एक जिन्होंने इनकैश किया, हम इनको मैच नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला कि अरे ऐसे ही दे दो। वैसे ही दिया तो लोगों ने कंप्यूटर के ज़रिए 2 मिनट में मैच कर लिया, और सब पता लग गया कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया, कब दिया। और जब ये खुलासा हुआ तो वही बात सामने आई जो हम लोग कह रहे थे, जो हम लोग को शंका थी कि ये ज़्यादातर पैसा घूस के तौर पर दिया गया है, और घूस तरह तरह से दी गई है। घूस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, घूस अपने हक में पॉलिसी बनाने के लिए, घूस ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने ऊपर से हटाने के लिए, यानी कि ईडी, आईटी की रेड होती है, उसके बाद वो कंपनी जिसके ऊपर रेड होती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर रूलिंग पार्टी यानी भाजपा को दे देती है, और उसके बाद ईडी, आईटी का हाथ उनके ऊपर से हटा लिया जाता है। और घूस बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों ने दिया, इसलिए क्योंकि उनकी दवाई पाई गई थी कि भाई जानलेवा है, ख़तरनाक है, सब स्टैंडर्ड है, और ड्रग कंट्रोलर उस पर एक्शन लेने वाला था।
तब घूस दी गई भाजपा को कि भाई ये जानलेवा दवाइयाँ चलने दी जाएं, और इसके चलते हुए ऐसी ऐसी जानलेवा खतरनाक दवाइयाँ चलने दी गई जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। यानी कि इन्होंने घूस लेने के लिए लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी, लोगों को मरवा दिया, मरने दिया। और इस वजह से परकला प्रभाकर कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो 16,500 करोड़ के लिए गए और दिए गए, लेकिन इन बॉन्ड के ज़रिए जो घूस दी गई उससे लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। लाखों करोड़ रुपया जो ईडी आईटी रिकवर कर सकती थी उन कंपनियों से, वो रिकवर नहीं किया गया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वजह से ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। अब सवाल ये है कि ये तो बहुत संगीन अपराध है, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसका पता लगना चाहिए कि उस कंपनी में कौन लोग थे जिन्होंने इस घूस देने में पार्टिसिपेट किया, उस पार्टी में कौन लोग थे जिसने घूस लेने में पार्टिसिपेट किया, और उस सरकार में कौन लोग थे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिए, पॉलिसी बनाई या अपना हाथ खींच लिया, और सीबीआई ड्रग कंट्रोलर में कौन लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक हो गए, और उनकी जवाबदेही। क्योंकि ये तो बहुत संगीन अपराध है, इसके लिए तो उनको जेल जाना पड़ेगा। पर जेल कौन जाएगा वो तो जांच के बाद पता लगेगा। उस कंपनी में कौन जाएगा, उस पार्टी में कौन जाएगा, सरकार में कौन जाएगा, ईडी आईटी सीबीआई में कौन जाएगा, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए जो ईडी आईटी सीबीआई नहीं कर सकता। इसकी जांच तो एक एसआईटी ही कर सकती है, एक स्वतंत्र संस्था ही कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, कई केसेस में बनाया भी है। और इसीलिए हम लोगों ने ये पिटिशन फाइल करी है, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने मिलकर, कि भाई इस घोटाले की एक इंडिपेंडेंट एसआईटी के थ्रू जांच हो, जिसमें पता लगाया जाए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी जवाबदेही, उनका प्रोसिक्यूशन हो, और उस पार्टी जिसने ये घूस का पैसा लिया है, उन पार्टियों ने, ये घूस का पैसा सिर्फ भाजपा ने नहीं लिया है, जो राज्य में भी कुछ सरकारें थी उन्होंने भी लिया है। जिन जिन पार्टियों ने घूस का पैसा लिया है, ये पैसा उन पार्टियों से उगलवाया जाए। यानी अगर उन्होंने 8,000 करोड़ घूस के तौर पर लिए हैं तो 8,000 करोड़ वो पार्टियां वापस करें, क्योंकि ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये रद्द तो कर दिया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि भाई ये पैसा वापस किया जाए। वो इसलिए नहीं बोला है क्योंकि कॉरपोरेट डोनेशंस इलीगल नहीं थे, लेकिन गुप्त कॉरपोरेट डोनेशंस इलीगल थे। तो उन्होंने बोला था कि अच्छा हम गुप्त का पर्दा हटा देते हैं जिससे लोगों को पता लग जाए, लेकिन घूस के तौर पर पैसे लेना तो बिल्कुल इलीगल है। और अगर घूस के तौर पर लिए गए हैं तो वो पैसा तो उन पार्टियों से उगलवाना पड़ेगा, और इस वजह से हम लोग कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है कि इसकी हियरिंग जल्दी होगी। अब आपको अंजलि कुछ और इसके पहलू बताएंगे। इधर आ जाए। झूठ जो ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इसलिए लाई जा रही है कि पारदर्शिता बढ़ जाए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उजागर कर दिया। हम जो शुरू से कह रहे थे कि ये स्कीम हमारे देश में लोगों का जो जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसे पूरी तरह से बेकार बना रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक इसी बिना पर करा है घोषित कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि हमें संविधान में आज़ादी देता है बोलने की और अभिव्यक्ति की, उसका ये उल्लंघन करती है स्कीम। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, बार बार ये कहा गया कि ये इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि अनोनिमिटी मिल जाए डोनर्स को
और डोनर्स गुप्त तरीके से पैसे दे पाएं, जो कैश इसलिए देते थे कि हम सामने आकर पैसा नहीं दे सकते हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ को, वो बेफिक्र होकर पैसे दे सकते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन किस पार्टी को दे रहा है ये पता नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रैक हो रहे थे, ये अब जब डेटा बाहर आया है, सामने आ चुका है, चाहे उस समय के सबसे वरिष्ठ जो ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने स्टीयर किया पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, वो आज तक यही कह रहे हैं कि एसबीआई इलीगल काम कर रहा था, ट्रैकिंग तो होनी नहीं थी बॉन्ड्स की। लेकिन आज स्पष्ट है कि जाने किसके इशारे पर, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ट्रैकिंग हो रही थी। समझ में आ रहा था सरकार को और देयरफॉर रूलिंग पार्टी को कि कौन कितने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से दे रहे हैं किस पार्टी को। तो ये जो बात आज भी प्रधानमंत्री हमारे सामने कर रहे हैं, एएनआई को हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग में बताया जो उनके साथ हुई इंटरव्यू, कि देखिए हम तो ये कैश ख़त्म करने के लिए, अनोनिमिटी के लिए लाए थे और ट्रांसपेरेंसी के लिए लाए थे, सक्सेस स्टोरी बताया इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये दोनों ही चीज़ें लगातार गलत निकल रही हैं, समझ में आ रहा है कि झूठ है। दूसरी जो बड़ी मामला है वो है भ्रष्टाचार का। हम लगातार 2014 से पहले से सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाएगा। हमें बार बार ये कहा जाता है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया, पर जैसे कि प्रशांत ने बताया, ये जो डेटा निकल के आया है ये तो साफ तरह से दिखा रहा है ये किस तरीके से देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला दिख रहा है। और ये जो पूरा एक फसाड बनाया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है भारत, अब तो भ्रष्टाचार रहा ही नहीं भारत में। आज अगर हम इस डेटा को देखते हैं, साफ नज़र आता है कि कितने तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार हुआ, कितने लेवल्स पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए। जो ये फाइल हुई है जो कोर्ट में अभी पिटिशन, इस पिटिशन में हम लोगों ने 4-5 तरीके के जो भ्रष्टाचार हैं उनको उजागर किया है। पहला है जिसको कोर्ट ने भी कहा क्विड प्रो को, जिसको कहा जाता है कि किकबैक्स हुए, ब्राइब्स दिए गए, ऐसा नज़र आ रहा है डेटा में ट्रेंड्स। मेघा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए और 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें तुरंत मिल गया महाराष्ट्र में। तो ये भाजपा की सरकार, और जहाँ पर भाजपा की सरकार थी उस समय पर, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये दिखा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है और तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को बड़ा मिल जाता है। 140 करोड़ ही इधर हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप ये देखिए कि एक तरह से नज़र आ रहा है कि ये तो केवल 10% जो हमारे सामने डेटा आया है वो है, इससे कितने गुना, तो लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दिए गए होंगे जो नज़र आ रहे हैं इस डेटा में, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के देने से दिए गए हैं। दूसरी चीज़, पॉलिसीज़ को कैसे इम्पैक्ट किया गया है। हाल ही में भाजपा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है कहने के लिए कि आप अपना 2G का जो फैसला था उसे पलट दीजिए। अब हम सब जानते हैं कि 2G का जो फैसला आया था, जिसमें प्रशांत ही लॉयर थे, वो किस तरीके से उसने देश को हिला दिया था। उसमें यही था कि जो स्पेक्ट्रम दिया जा रहा था उसको एलोकेट हो रहा था, उसकी नीलामी नहीं की जा रही थी। अब कोर्ट ने यही कहा था कि हमारे देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, ऐसे ही कोई एलोकेशन नहीं कर सकते। भारतीय टेलीकॉम से पैसा लिया गया है 150 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से, और सरकार ने जो एलोकेशन की बात है वो कर दी है। और सरकार अब कोर्ट भी पहुंच गई है कहने के लिए कि हम
इसको कंपेटिटिव तरीके से नहीं देंगे, नीलामी नहीं करेंगे हम इसकी, हम तो एलोकेशन कर देंगे। तो पॉलिसी कैसे बदली जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से, और कितने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो पब्लिक एक्सचेकर को है। बात हुई थी 2G की, ये तो एक्चुअली अब बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रम की अब हम बात कर रहे हैं, तो कितने लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। फिर बात जो दूसरी है वो है ED, CBI और IT के इस्तेमाल की। ED, CBI, IT के रेड पड़ते हैं और वही कंपनियां उसी दौरान में कहीं ना कहीं दिख रही हैं डेटा में कि जाके भारतीय जनता पार्टी को पैसे देती हैं। क्यों दे रही हैं वो कंपनीज पैसे? कंपनीज पैसे दो ही कारण से दे सकती हैं। एक तो ये कि वो कह रही हैं कि आप हमारे खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उन्हें ठंडे बक्से में डलवा दीजिए, बंद करा दीजिए, वॉशिंग मशीन चलवा दीजिए, जिसको हम सुनते हैं। दूसरी चीज़ जो हो सकता है कि ED, IT और CBI को इन कंपनियों के पीछे लगाया गया हो एक्सटॉर्शन वसूली के लिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका हमारे लोकतंत्र पे असर पड़ रहा है। हमने देखा है कि कैसे 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे आज जेल में हैं। उनमें से जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो एक्साइज का जो पॉलिसी है, अल्कोहल एक्साइज पॉलिसी, उसके चक्कर में वो जेल में डाले गए हैं। उसमें जो मेन अप्रूवर हैं शरद चंद्र रेड्डी, उनकी जो कंपनी है उन्होंने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। तो शरद चंद्र रेड्डी जो हैं वो मेन अक्यूज्ड हैं। उन्हें अरेस्ट किया जाता है नवंबर 2022 में, और 5 दिन के अंदर उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड देती है। उन्हें बेल दे दी जाती है मई 2023 में। मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिलती है कि उनकी कमर में दर्द है, इसलिए उन्हें बेल मिल जाती है। ईडी जो है वो बेल को अपोज नहीं करता। और आप ये देखिए कि हर केस में ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर्स हैं उनके सबके केसेस में बेल अपोज होती है, इनके केस में बेल अपोज नहीं होती। इन्हें बेल मिलती है, ये अप्रूवर टर्न करते हैं और इनकी कंपनियां 50 करोड़ के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को देती हैं। तो इनकी जो स्टेटमेंट है एज एन अप्रूवर, उसकी क्या वेरासिटी रह जाती है। इस तरीके की भी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। जैसा प्रशांत को नहीं मिले हैं, और भी जो पार्टीज़ हैं उन्हें भी बॉन्ड्स मिले हैं। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को TMC को 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। और उन्होंने तो रिकॉर्ड कर लिया अपनी मीटिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाहर आ गई है। वो कह रहे हैं कि हम एक्साइज के इश्यूज में फंसे हुए हैं एंड दिस इज बीइंग पेड एज पर आवर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो किस तरह से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन के लिए पॉसिबली हो रहा है, ये समझ में भी आ रहा है। और फाइनली जो बार बार बात कही जाती है कि काला धन रोकने के लिए ये लाए गए, ये तो सरासर इसके अंदर जो डेटा आया है नज़र आ रहा है कि ये हो ही नहीं सकता था। ये बात RBI ने भी लिखी थी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए जा रहे थे, उर्जित पटेल उस समय पर गवर्नर थे RBI के, उन्होंने भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मत लाइए, इससे काला धन बढ़ जाएगा। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए और आज जो डेटा सामने आ रहा है इसमें 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका एग्रीगेट नेट लॉस 7 साल के लॉसेस जो उनके हैं 1 लाख करोड़ रुपए के लॉसेस हैं, और वो कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही हैं। तो आज सवाल ये है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी, क्या वो फ्रंट के तरीके से काम कर रही थी ये कंपनियां, या उन्हीं में कुछ ऐसा घोटाला चल रहा था जो कि काले धन सफ़ेद करने का ये पूरा एक सिस्टम बन गया। शेल कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो 3 साल पहले भी नहीं सेट हुई, 2 महीने पहले हुई, उन्होंने करोड़ों रुपए दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड से। जबकि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कोई कंपनी जो 3 साल से कम
की पहले सेटअप हुई है वो पैसा नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं जिसके बारे में अब ये याचिका दायर हुई है और इस याचिका पे बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट मॉनिटर्ड SIT सेटअप हो। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स का ही रोल जो है वो फंसा हुआ है। ED CBI जो हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ हैं वही नज़र आ रहा है कि कहीं इस घोटाले में उनका भी नाम आ रहा है, तो वो नहीं कर सकती इसमें इन्वेस्टिगेट। इसीलिए इस याचिका को दायर किया गया है कि इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड SIT होनी चाहिए। शुक्रिया। ये देखिए पहली बात तो अंबानी का तो नाम आ गया है क्योंकि एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन जिसने 140 करोड़ के 140 नहीं ज़्यादा 500 करोड़ हाँ 500 करोड़ के बॉन्ड दिए हैं। वो तो रिलायंस की ही कंपनी है। अडानी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनी हैं जिन्होंने लॉसेस में थी, उनको अल्टीमेटली अडानी फंड कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था, या ये अडानी की कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अडानी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा दे। अडानी तो बैंकर है मोदी का, तो अडानी तो किसी भी तरह से पैसे दे सकता है। अडानी को तो इतना फ़ायदे कराए गए हैं, लाखों करोड़ के फ़ायदे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने करवाए हैं अडानी को। इसलिए अडानी तो किसी भी तरह से, वो तो जो ये जो फॉरेन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, नहीं दूसरी एक ये जो DR इंटेलिजेंस, उन्होंने तो बाकायदा सेबी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि अडानी ने 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर साइफन आउट किया है ओवर इनवॉइसिंग के ज़रिए। अब वो पैसा वो किसी भी तरह से ला सकते हैं, हवाला के थ्रू ला सकते हैं, किसी भी तरह से ला सकते हैं। तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो बीजेपी को पैसा देना चाहें तो किसी भी तरह से दे सकते हैं। नहीं देखिए, अभी तो फाइल हुई है, नंबर हो गई है, अब हियरिंग पर हो सकता है अगले हफ्ते लगेगी। नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है, अगर कोर्ट ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो अब ये बात तो उजागर कोर्ट ने करवा दी कि भाई घूसखोरी हुई है। अब उस घूसखोरी की जवाबदेही होगी कि नहीं होगी, हम लोग तो सिर्फ जवाबदेही ही मांग रहे हैं ना, कि उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। घूसखोरी तो हिंदुस्तान में बहुत संगीन अपराध है, और ये तो ओपन एंड शट केस है, बहुत सारे इसमें ऐसे मामले हैं। देखिए जो बात बाहर आई है वो देना ज़रा, हम लोगों ने एक टेबल लगाया है इसमें कि कितनी कंपनियों का केस बाहर आया है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसे दिए। 20-25 तो हैं जिनके ड्रग्स जो हैं सब स्टैंडर्ड पाए गए थे। ये हम लोगों ने लिखा है, इसकी हम शेयर कर देंगे आपके साथ कॉपी। देखिए टोरेंट ग्रुप, जाइडस कैडिला, हम बता देते हैं कुछ नाम, ग्लेनमार्क, सिप्ला, IPCA लेबोरेटरीज, हेटेरो ग्रुप, इंटास फार्मास्यूटिकल, नाटको फार्मा, माइक्रो लैब्स। इसमें से देखिए जाइडस कैडिला वो कंपनी है जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा दवाई बनाई और रेमडेसिविर के नाम से, जो कि कोविड के समय सरकार ने खूब प्रमोट किया और डॉक्टर्स वगैरह भर भर के लोगों को दिलवा रहे थे। बड़ी महंगी दवाई थी, 50,000 करोड़ का एक डोज, 50,000 रुपये का एक डोज मिलता था। अब वो दवाई बिल्कुल पता था कि जानलेवा दवाई है, बहुत ही खतरनाक दवाई है, लेकिन खूब दिलवाई गई लोगों को और उस कंपनी को चलने दिया गया, जबकि पता था कि बड़ी खतरनाक जानलेवा दवाई है। और वो कंपनी गुजरात की है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने खूब पैसा दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए भाजपा को।
सो इस तरह के बहुत सारे हैं। ये जो कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की आप लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर अंडर रडार, so what would be the tentative form of Some retired CBI officers who are known to have very good integrity, who have a very good track record, and supervised by some retired Supreme Court judge appointed by the court. सर मेरा कहना यह है कि एक माह से जो आप बात बता रहे हैं लगातार हो गया और सतत चलता है। मेरा प्रश्न यह है कि आपका इसमें नया क्या है। नंबर दूसरा यह है कि यदि सीबीआई का दबाव लेकर भाजपा चंदा ले रही है तो जो कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है और बीआरएस है, इनको कौन से दबाव से ये पैसा मिला है जो 1900 करोड़? देखिए उनको नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसकी खबर जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है। तो हम लोग तो जगह जगह जाकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम कर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देश के कोने कोने में फैलनी चाहिए। ये इतनी संगीन इन्फॉर्मेशन है जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए बाहर आई है, जो हम लोगों ने सारा एनालिसिस, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है वो तो इस पर खामोश है, लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडिया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने छानबीन करके खोज करके ये सब निकाला है। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसके फेवर में ये पॉलिसी बदली गई, इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसकी दवाई सब स्टैंडर्ड पाई गई थी, इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ये तो 3 साल भी नहीं हुए थे इसको इनकॉर्पोरेट हुए। तो ये सब चीज़ें छानबीन करके बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलकर निकाली है और हम लोगों ने इस पिटिशन में उसका कंपाइलेशन डाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश में फैलनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हुआ क्या है इस देश में। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। उन कंपनियों ने केवल 40% के करीब पैसे बीजेपी को दिए हैं, बाकी जो पैसे उन कंपनियों ने दिए वो भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं उनको दिए, इसलिए जो कन्फ्यूजन भी हो रहा है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी, इसलिए भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है। सीधी सी बात है, ईडी, सीबीआई और आईटी के ऊपर नियंत्रण केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर का हो सकता है। तो सवाल जो पैसे कंपनियां दे रही हैं, जिनके ऊपर ये रेड चल रहे हैं, जो भाजपा को दे रही हैं, ये सवाल सीधा उठता है कि क्यों दे रही हैं ये कंपनियां भाजपा को पैसे। बाकी पार्टीज़ को पैसे दे रही हैं, उसमें क्विड प्रो को हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, उसके अंदर जांच ज़रूर होनी चाहिए। और याचिका में केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही पैसे दिए गए, उसी की मांग है जांच की मांग है। ऐसी तमाम केसेस में जहां पर पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हों, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर भी लग रहा है कि करप्शन है, उसकी जांच मांगी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कैश, किसी और तरीके से पैसे दिए गए हों, उसकी तो सूचना कोई नहीं आई है। ये केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आया है और इसी में नज़र आ रहा है कि कहीं पे 1%, कहीं पे 10% जो लिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, या तो सीतारमन जी कह रही हैं कि अगर अब उनकी फिर से सरकार आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वरना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स हैं और इनका कोई मतलब नहीं है वापस लाने का। इस तरीके से कहना तो ये कहने की बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहे हैं हमारे देश के। तो आपने सुना, प्रशांत भूषण जी आज भोपाल आए थे, उन्होंने भोपाल के गांधी भवन में पत्रकार वार्ता की। हमने पूरी पत्रकार वार्ता आपको सुनवाई है। निश्चित तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला केवल असंवैधानिक करार देने के बाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमको ये लग रहा है कि शायद अब ये शुरू हुआ है। आज 578 पेज की जो याचिका
प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जो वहाँ रजिस्टर्ड हो गई है। अगले सप्ताह उसकी सुनवाई होने की संभावना है। उसकी पूरी प्रति भी हमारे पास आज उपलब्ध है और हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे और संभव हुआ तो आपको इसके संबंधित कुछ और जानकारियां होंगी वो भी हम आपको देने समय समय पर देते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आपसे बार बार निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। नमस्कार।